हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है। आज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लॉ की वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपना वाला अजीज़ बोहरा, और सर्च कीजिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपना वाला अजीज़ बोहरा, तो वो वीडियो आ जाएगी। वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हम स्टार्ट करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था हमने उसमें एक रिलेशन निकाला था F इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम ए से हमारे पास फोर्स एंड एक्सिलरेशन में क्या आया था? एक रिलेशन आ गया था। F क्या है? F इज फोर्स, m इज मास एंड a इज एक्सिलरेशन। तो मास तो जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो चेंज क्या हो सकता है? या तो फोर्स चेंज हो सकता है, एक्सिलरेशन चेंज हो सकता है। तो जो सेकंड लॉ था उससे हमने क्या देखा था कि फोर्स और एक्सिलरेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि फोर्स और एक्सिलरेशन में रिलेशन क्या है, लेकिन जो फोर्स है उसका ओरिजिन क्या है? जो फोर्स है उसका ओरिजिन क्या है, उसका कॉज क्या है, वो आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ेंगे। तो देखो, सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी है ए और एक दूसरी बॉडी है बी। तो सपोज करो बॉडी ए ने बॉडी बी पर क्या अप्लाई किया? फोर्स। बॉडी ए ने इस बॉडी बी पर क्या अप्लाई किया? फोर्स। तो क्या बॉडी बी भी बॉडी ए पर फोर्स अप्लाई करेगी? ये दो ऑब्जेक्ट्स है, हमारे पास दो बॉडीज है ए एंड बी। तो अगर बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या बॉडी बी भी बॉडी ए पर फोर्स अप्लाई करेगी? तो इसका आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक स्प्रिंग है। क्या है हमारे पास? एक स्प्रिंग। ये सपोज करो एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को अगर मैं मेरे हाथों से यूं कंप्रेस करता हूँ, इस स्प्रिंग को मैं अगर क्या करूँ, मेरे हाथों से कंप्रेस करूँ, तो मैंने हाथों से इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मतलब मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स। मैंने स्प्रिंग पर क्या अप्लाई किया? फोर्स। तो जब मैंने स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई किया तो स्प्रिंग भी क्या करती है? अपोजिट फोर्स हमारे हाथों पर अप्लाई करती है, जो हमें फील भी होता है कि जब हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग भी क्या करती है? हमारे हाथों पर फोर्स अप्लाई करती है, जो हमें फील भी होता है। इसका मतलब अगर बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई करेगी तो जो बॉडी बी है वो भी बॉडी ए पर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर तो क्या था कि ये दोनों जो हमने एग्जांपल लिए उसमें स्प्रिंग और हमारे हैंड वो क्या थे? कांटेक्ट में थे। लेकिन अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है, अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है तो तब भी क्या, अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया कि हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो यहाँ पर हमारा हैंड और स्प्रिंग कैसे है? कांटेक्ट में है। अब सपोज करो अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है, जैसे कि सपोज करो ये है हमारी अर्थ और यहाँ पर ये है एक स्टोन। तो इस स्टोन पर अर्थ क्या अप्लाई करेगी? इसे डाउनवर्ड्स पुल करेगी, अपनी तरफ खींचेगी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये जो अर्थ है ये इस स्टोन को क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। मतलब अर्थ ने स्टोन पर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। अब ये स्टोन और अर्थ कांटेक्ट में है क्या? अभी ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है। तो क्या ये स्टोन भी अर्थ पर फोर्स अप्लाई करेगा? क्या ये स्टोन भी अर्थ पर फोर्स अप्लाई करेगा? तो हाँ, स्टोन भी अर्थ पर फोर्स अप्लाई करेगा। यूँ तो जनरली हमें ये पता नहीं चलता है कि स्टोन ने अर्थ पर फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जो स्टोन है वो भी क्या करता है? अर्थ पर फोर्स अप्लाई करता है। मतलब मैंने सपोज करो अर्थ ने इस स्टोन पर कितना फोर्स अप्लाई किया? अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो स्टोन भी अर्थ पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन जो अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस पर ये जो छोटा सा फोर्स है ये पता नहीं चलता। ये जो फोर्स है वो कैसा हो जाता है? अर्थ के लिए नेग्लिजिबल। ठीक है जी, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 1 kg और एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है 100
kg। ठीक है, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन के फोर्स से इसको मैंने पुश किया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया, मोशन में। यहाँ से सपोज करो यहाँ पर आ गया। इतना ही फोर्स अगर मैं इस 100 kg के ऑब्जेक्ट पर अगर अप्लाई करूँ, इस 5 न्यूटन के फोर्स से अगर मैं इसको पुश करता हूँ, तो हो सकता है कि ये 100 kg का फोर्स वहाँ से हले भी नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका मास, इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा था। इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा था, इसलिए इतना सा फोर्स वहाँ पर हमें पता नहीं चला। तो यही इस स्टोन और अर्थ में हो रहा है कि जितना फोर्स अर्थ ने स्टोन पर अप्लाई किया, अर्थ ने क्या किया, स्टोन पर फोर्स अप्लाई किया, तो स्टोन कहाँ पर आया, टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ आ गया स्टोन। उतना ही फोर्स किसने अप्लाई किया, स्टोन ने भी अप्लाई किया। उतना ही फोर्स किसने अप्लाई किया, स्टोन ने भी अप्लाई किया। किस पर अप्लाई किया, अर्थ पर। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जो फोर्स है वो फोर्स कैसा रहेगा, अर्थ के लिए नेग्लिजिबल रहेगा। तो इन सभी कंक्लूजन पर ये एक कंक्लूजन आया कि कहीं पर भी कोई एक सिंगल फोर्स नहीं हो सकता। कहीं पर भी कोई एक सिंगल फोर्स नहीं हो सकता। फोर्स हमेशा किस में रहेंगे, पेयर में। फोर्स हमेशा किस में रहेगा, पेयर में। कभी भी नेचर में कोई एक सिंगल फोर्स नहीं रहेगा। फोर्स हमेशा किस में रहेंगे, पेयर्स में रहेंगे। अब इन सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, इन सभी के बेसिस पर इस आइडिया को ही न्यूटन ने किस में एक्सप्रेस किया, उसके थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। इस आइडिया को ही कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, पेयर में। तो इन सभी आइडियाज़ के ऊपर न्यूटन ने क्या दिया, अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब उस थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा न्यूटन ने कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने क्या कहा, टू एवरी एक्शन, न्यूटन ने क्या कहा, टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction। न्यूटन ने क्या कहा, थर्ड लॉ में अपना स्टेटमेंट क्या दिया न्यूटन ने, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि अगर कहीं पर भी कोई फोर्स, कोई एक्शन होगा तो उसके इक्वल और अपोजिट, जितना एक्शन हुआ उतना ही क्या होगा, रिएक्शन कैसा होगा, इक्वल और अपोजिट। कि अगर अब यहाँ पर क्या है हमारा स्टेटमेंट, कि हमने क्या देखा कि दो फोर्स है, फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, पेयर्स में रहेगा। जितना पहले वाला ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही दूसरा वाला ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये सभी आइडियाज़ के ऊपर न्यूटन ने क्या कहा, टू एवरी एक्शन देयर इज always an equal and opposite reaction। to every action there is always an equal and opposite reaction। तो इस न्यूटन के थर्ड लॉ पर का जो स्टेटमेंट है उस पर कुछ कंक्लूजन निकले इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि यहाँ पर ये जो एक्शन और रिएक्शन है, यहाँ पर जो एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन और रिएक्शन से मतलब क्या है, फोर्स। एक्शन और रिएक्शन का यहाँ पर मीनिंग क्या है, फोर्स। कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन है, तो एक्शन और रिएक्शन का सिंपली मीनिंग क्या है कि वहाँ पर क्या है, फोर्स है। ठीक है, और कैसा फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, तो जितना ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब ये अगर दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तो इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा, और दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। फिर सेकंड बात क्या कही, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो फर्स्ट तो हमने क्या कहा कि एक्शन और रिएक्शन का मीनिंग क्या है, फोर्स। कि एक्शन है मतलब वहाँ पर क्या है, फोर्स। रिएक्शन है मतलब क्या है, फोर्स। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन से मीनिंग ये नहीं है कि
कि कहीं पर ये कॉज है कि जो एक्शन है वो कॉज है और उसके इफेक्ट के रूप में रिएक्शन है, कि पहले मैंने एक्शन किया तो एक्शन क्या हो गया, कॉज, फिर उसके इफेक्ट के रूप में रिएक्शन है। तो यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है। यहाँ एक्शन रिएक्शन से मीनिंग सिर्फ ये है कि ये दोनों जो है, ऐसा नहीं है पहले एक्शन हुआ कि पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई किया फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट ने इफेक्ट के रूप में फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, ऐसा नहीं है। दोनों फोर्स सेम इंस्टेंट पर लगेंगे, सेम टाइम। जैसे ही जब फर्स्ट ए जब लगा तभी सेकंड फोर्स भी लगा, दोनों फोर्स सेम टाइम पर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग टाइम पर लगेंगे, कि पहले फर्स्ट फोर्स लग गया फिर उसके इफेक्ट के रूप में सेकंड फोर्स लगा, ऐसा है क्या, नहीं। दोनों फोर्स सेम इंस्टेंट सेम टाइम पर लगेंगे, जब दोनों साथ में लगेंगे। जब फर्स्ट फोर्स लगेगा तभी सेकंड फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स कैसे लगेंगे, साथ में। ऐसा नहीं है कि पहले एक फोर्स लगेगा तो वो क्या हो गया, कॉज, और फिर उसके इफेक्ट के रूप में दूसरा फोर्स लगा। तो यहाँ पर कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, तो जो फोर्स ऑन ए बाय बी वो किसके इक्वल रहेगा, फोर्स ऑन बी बाय ए। कि जो फोर्स है किसके द्वारा, ए के द्वारा, ए पर किसके द्वारा, बी के द्वारा, वो किसके इक्वल रहेगा, फोर्स ऑन बी बाय ए। तो फोर्स ऑन ए, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ए बी। एफ ए बी अगर लिखा है तो इसका मीनिंग हमने क्या लिखा है कि फोर्स ऑन ए बाय बी ये किसके इक्वल रहेगा, फोर्स ऑन बी बाय ए। और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, माइनस का साइन। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों फोर्स कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ रहा है ना। तो हमने क्या कहा कि देखो जो फोर्स ऑन ए बाई बी है वही किसी के इक्वल रहेगा, फोर्स ऑन बी बाई ए। तो ये जो फोर्स है, जो एक्शन और रिएक्शन है, ये दोनों जो फोर्स है ये कैसे लगेंगे, डिफरेंट बॉडीज पर। ये दोनों फोर्स कैसे लगेंगे, डिफरेंट बॉडी पर। कि अगर फर्स्ट फोर्स बॉडी ए पर लग रहा है तो सेकंड फोर्स किस पर लगेगा, बॉडी बी पर। दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे और डायरेक्शन कैसी रहेगी, उनकी अपोजिट। तो अब ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, कि अगर हमारे पास एक सिर्फ कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। और अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, कि ये हमारे पास एक सिस्टम है उसमें अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है तो उन बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, या यूँ कहें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, और अगर दो या तीन ऑब्जेक्ट्स का कोई सिस्टम है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। तो ए पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, एफ ए बी। ए पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, एफ ए बी, और बी पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, एफ बी ए। तो ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तो इस सिस्टम का टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। दोनों ऐड होकर 0 हो जाएंगे, दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो इस सिस्टम का नेट इंटरनल फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, तो हमारा क्या था टॉपिक, आज हमें पढ़ना था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या कहा, हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट सेकंड लॉ था उसने क्या किसमें रिलेशन बताया, फोर्स एंड एक्सेलरेशन में। तो हमने पूछा कि ये जो फोर्स है उसका कॉज क्या है, ठीक है, उसका ओरिजिन क्या है। तो हमने सपोज कर लिया कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो अगर ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाया तो क्या ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगाएगा। फिर इसका आंसर देखने के लिए हमने एक एग्जांपल देखा कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है तो उस स्प्रिंग को हमने हाथ से कंप्रेस किया, तो मतलब हमने क्या लगाया, स्प्रिंग पर फोर्स। तो वो स्प्रिंग भी हमारे हाथ पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जो हमें फील होता है। तो मतलब एक फर्स्ट हमारे हैंड ने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो स्प्रिंग ने भी हैंड पर फोर्स लगाया। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगाएगा। तो ये तो कब की बात है, जब दोनों क्या हो, कांटेक्ट में। अब अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं है, जैसे कि हमने स्टोन वाला एग्जांपल लिया कि यहाँ पर अगर कोई स्टोन है तो जो अर्थ है उसको क्या करेगी, डाउनवर्ड्स अपनी तरफ खींचेगी,
तो अर्थ ने क्या किया, स्टोन पर फोर्स अप्लाई किया। तो क्या ये स्टोन भी अर्थ पर फोर्स अप्लाई करेगा? तो हाँ, स्टोन भी इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा अर्थ पर, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका इफेक्ट अर्थ पर हमें नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद हमने क्या कहा है कि नेचर में कभी भी कोई एक सिंगल फोर्स नहीं रहता, फोर्स हमेशा क्या रहते हैं, पेयर्स में। तो इन सभी आइडियाज़ को लेकर न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि टू एवरी एक्शन देयर इज always an equal and opposite reaction. To every action there is always an equal and opposite reaction. के हमेशा अगर कोई भी फोर्स है तो उसके, अगर कोई फर्स्ट फोर्स है तो उससे के इक्वल एक सेकंड फोर्स भी रहेगा। दोनों कैसे रहेंगे, हमेशा रहेगा, दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और उनके डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। फिर न्यूटन्स लॉ पर हमने 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले। फर्स्ट पॉइंट तो क्या था कि जो एक्शन और रिएक्शन है उसका मीनिंग क्या है, फोर्स। कि एक्शन हो रही है मतलब क्या लग रहा है, फोर्स। रिएक्शन हो रही है मतलब क्या लग रहा है, फोर्स। और फोर्स हमेशा कैसा लगेगा कि हमने क्या कह दिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए है, उस पर अगर ऑब्जेक्ट बी फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट बी पर भी ऑब्जेक्ट ए क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इक्वल लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। फिर उसके बाद हमने सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन होगा और फिर रिएक्शन होगा, यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, दोनों चीज़ें क्या होगी, साथ में। फिर थर्ड हमने क्या देखा कि जो फोर्स है, जो दोनों फोर्स है वो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। जो दो फोर्स है वो दोनों कहाँ पर लगेंगे, डिफरेंट बॉडी पर। और वो कैसा रहेगा कि फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाई ए, कि ए पर जितना बी फोर्स लगाएगी उतना ही बी पर ए फोर्स लगाएगा। तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। माइनस के साइन ने क्या रिप्रेजेंट किया कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो थर्ड लॉ है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, और अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें एक सिस्टम है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।